नमस्कार मित्रों। एमयूसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज दिनांक है 23 जून 2026 और मैं आपके सामने आज की जो पहली क्लास 22/6/2026 का पूरा अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और आज की जो अपडेट है वो हम शुरुआत कर रहे हैं 22/6/2026। और 22/6/2026 की सबसे बड़ी बात कि राजस्थान का जयपुर और जयपुर में एक क्षेत्र है नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है। और इस जैविक उद्यान में इस बार टाइगर सफारी जो है वो सभी पर्यटकों के लिए शुरू कर दी गई है। कौन सी? टाइगर सफारी। अब यहाँ पर दो टाइगर, जो एक जोड़ा है उसमें जो पुरुष है उसका नाम है वाइट टाइगर भीम, और जो मादा है उसका नाम है गोल्डन टाइग्रेस स्कंधी। ये जो है नाहरगढ़ के इस जैविक उद्यान में जो दर्शकों को, हाँ, जो दर्शक है जो वहाँ पर आते हैं उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। तथा नाहरगढ़ में राजस्थान की प्रथम वाइट टाइगर की पहली सफारी है, उसका जो केंद्र कौन बन रहा है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। ये आपके करंट के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। और उसके साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए जो जैविक उद्यान हैं और हमारे जितने भी बड़े बड़े वन हैं और ये टाइगर रिजर्व हो और भी दूसरे जैसे सरिस्का है, राजा रणथंभौर वगैरह, ये सभी आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। और इसके साथ में आजीविका है वो भी इसके साथ में बढ़ रही है। आगे चलते हैं और आज का टॉपिक नंबर 2, यानी कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वो हो रहा है। वो है कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए एक कदम बढ़ाया गया है। और यूसीसी भारत में लागू करने वाला अगर पूछा जाए तो पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। और उसके बाद में गुजरात, और 3 नंबर पर है असम। यानी कि यूसीसी भारत में सर्वप्रथम किसने लागू की? तो उत्तराखंड। उसके बाद में नंबर आता है गुजरात का, और उसके बाद में असम, और उसके बाद में चौथा राज्य है वो राजस्थान बनने जा रहा है। और इसके लिए जो पहले एक प्रोसेस होता है, कमेटी बनाई जाती है, उसकी जो मई 2025 में एक कमेटी बनाकर और यूसीसी कहाँ कहाँ किस प्रकार से लागू करना है इसके बारे में बहुत बड़ा मंथन हुआ है। और अगली जो विधानसभा है उस विधानसभा में इस यूसीसी को यानी कि समान नागरिक संहिता को राजस्थान में भी लागू करना, इसके बारे में बहुत ही मतलब एक अच्छा कदम है, वो सभी नागरिकों के लिए है, वो उठाया जा रहा है। अब देखिए, अगर ये समान नागरिक संहिता राजस्थान में लगती है तो सभी धर्मों के नागरिकों को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से किसी भी प्रकार का न तो कि जाति आधार पर और न ही जो जिनकी की जनसंख्या कम है, ज़्यादा है, या फिर धर्म के आधार पर इस कानून के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सभी के लिए एक देश, एक विधि और एक जो है चुनाव की बात जो चल रही है भारत में, तो उसी के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। यानी कि सभी धर्मों के लिए समान कानून होगा। अब इसमें देखिए, इसमें एक बहुत आज के समय की एक बहुत बड़ी बात है कि जो लिव इन रिलेशनशिप के जो मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर लिव इन ये जो कानून लागू हो जाता है उसके बाद में अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहेगा तो उसका शादी का जैसे पंजीयन होता है ना, वैसे वैसे उसका पंजीयन भी अनिवार्य होगा। ऐसे नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप में रहो, कोई कहेगा ही नहीं। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो वो एक प्रकार की शादी ही होगी। ठीक है। इसके बाद में अगर ये कानून लागू हो रहा तो इसमें आदिवासी है जो बहुत ही परंपरागत रूप से उनकी जो पुरानी परंपराएं हैं और संस्कृति है उनको भी संरक्षित रखते हुए इसमें विशेष प्रकार के जो हैं वो प्रावधान किए जाएंगे। किसके तहत? यूसीसी के माध्यम से। और भारत में सर्वप्रथम यूसीसी कहाँ लागू हुई? उत्तराखंड में। उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में असम, और इस प्रकार से चौथा राज्य वो है
राजस्थान है जो अगली विधानसभा में बनने जा रहा है, और इसके लिए एक कमेटी गठित हुई थी जो मई 2025 में, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। अब ये तो इसके बारे में हो गया है कि ये जो इसमें कहा जा रहा है कि ये सब अगली अगली विधानसभा में ये विधेयक लाकर और इसी साल इसको क्या बना देंगे, कानून बना देंगे। और इसमें संवैधानिक जो भावना है उसके अनुरूप ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के जो मामले बढ़ रहे हैं वो, और गोद लेने और भरण पोषण जैसे व्यक्तिगत मामले हैं, वो भी सभी नागरिकों लिए क्या होगा, समान कानूनी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। और वर्तमान में जो प्रचलित है, जैसे धर्म के आधार पर जैसे पर्सनल लॉ है, जैसे कि हिंदुओं के लिए हिंदू कोड हो गया, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये हैं वो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उनके सभी के लिए एक समान कानून है। वो इसके जो है सभी को इस एक ही कानून के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे देखिए, ये है राजस्थान के एक पूर्व न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में मई 2025 में राजस्थान सरकार ने विभिन्न राज्यों में, जैसे कि उत्तराखंड है, असम है, गुजरात है, जहां पर ये कानून लागू हो गया है, उस कानून का अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों में ये कमेटी बनाई, और वहां पर जहां पर यूसीसी पहले ही लागू हो चुका है उस कानून का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, कौन, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके और विभिन्न राज्य जहां जहां पर यह कानून लागू हुआ है वहां पर यह कमेटी भेजी गई। अब देखिए इसके अंदर जो इसमें है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई है, इसके साथ में इसमें कुल 6 सदस्य हैं। कितने हैं? 6 सदस्य हैं, जिसमें पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा है, और राम स्वरूप जी अग्रवाल है, डॉक्टर सुची चौहान है, और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है। इन सभी को क्या बनाया गया है, इस कमेटी के अंदर सदस्य बनाया गया है। और ये है आज इसकी दिल्ली के अंदर बैठक हो रही है, और इसमें जो अगले विधानसभा सत्र में ये कानून किस प्रकार से लागू हो इसका प्रस्ताव है, वो है पूरा मॉडल है वो तैयार करने के लिए वहां पर इसकी रणनीति को आज अंजाम दिया जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न जो अपना टॉपिक संख्या 4 है, विश्व ऊंट दिवस। देखिए राजस्थान करंट और राजस्थान का जो जीके है उसमें एक है राज्य से संबंधित, राजस्थान से संबंधित राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और राजस्थान के जितने भी राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, उनके बारे में भी आज प्रश्न आ रहे हैं। वो एक अलग से एक टॉपिक निर्धारित हो गया है। और हमारा जो ऊंट है वो है राज्य का राज्य पशु। किस श्रेणी में? वो है पशुधन श्रेणी है। उस पशुधन श्रेणी के अंतर्गत ये है जो ऊंट को क्या है, राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, क्योंकि चिंकारा है वो वन्य जीव में आ जाता है, और इसको किस में कर दिया है, पशुधन की श्रेणी में इसको भी राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। अब ये सवाल क्या बन सकता है, क्योंकि ऊंट है वो राज्य पशु है राजस्थान का, तो इसमें ये सवाल भी बन सकता है कि विश्व ऊंट दिवस वो है प्रत्येक वर्ष है वो कब मनाया जाता है, तो ये है 22 जून को। कब मनाया जाता है? विश्व जो ऊंट दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 22 जून को मनाया जाता है। और इसको मनाने का कारण क्या है? अब देखिए ये जो पशुधन श्रेणी में ऊंट को या फिर चिंकारा को राज्य पशु का जो दर्जा दिया गया, इसके मतलब ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि ये अब दिनों दिन कम हो रहे हैं। लोगों के द्वारा इनका जो संरक्षण है वो नहीं किया जा रहा है, और राज्य सरकारों के द्वारा ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनाई जा रही है, जिसके कारण से ये पशु है आज बेकारा हो रहा है। और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये पशु हमें दिखे ही नहीं, सिर्फ किताबों के अंदर या फिर फोटो में ही इनको अपने को इनको देख पाएंगे। अब देखिए इनका उद्देश्य क्या है? ऊंटों के संरक्षण, उनके महत्व और मानव जीवन में उनके योगदान के प्रति
क्या करनी है, जागरूकता फैलाना है, इस दिन का कर्तव्य है जो कल था। अब राज्य सरकार ने इसके लिए क्या क्या नए नए प्रयास किए हैं उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। और एक जरूर इससे पहले ऊँटों के लिए हुआ है कि ऊँट के पहले पहली जो ऊँट का जो पहली बार जब प्रजनन होता था उस समय उसका जो पशुपालक होता था उसको 10,000 रुपये दिए जाते थे। अब वो राशि बढ़ा दी गई है और शायद उसको 1 से 2 के लिए भी कर दिया गया है। अब देखो ऊँटों का महत्व, ये अब हम राजस्थान के हैं सभी जानते ही हैं। अब इसमें एक बात और कि भारत में ऊँट, तो भारत में सबसे अधिक ऊँट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। अपने राजस्थान में जैसे ये नाचड़ा ऊँट वगैरह ये जो है वो क्या है राजस्थान में सर्वाधिक है। अब ऊँट है राजस्थान का राज्य पशु है और राज्य सरकार ने इसको राज्य पशुधन श्रेणी में जो है 30 जून 2014 को बीकानेर में एक राज्य मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी। उसमें ऊँट को क्या है राज्य पशु का दर्जा दिया था। अब आगे चलते हैं, इससे संबंधित और जो कथन है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि ऊँट को राज्य पशुधन श्रेणी में घोषणा के लिए जो घोषणा की गई वो 30 जून 2014 को की गई और इसकी आधिकारिक अधिसूचना यानी गजट में कब आया, ये 19 सितंबर 2014 को। अब राज्य पशु अगर पूछा जाए वन्य जीव है तो अपना हो जाएगा चिंकारा। अगर पूछा जाए राज्य पशुधन की श्रेणी में तो आ जाएगा ऊँट। ऊँटों की जो विश्व में जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो 2 प्रकार की है। एक है ड्रोमेडरी यानी कि एक कुबड़ वाला जो राजस्थान में और भारत में और पाकिस्तान वगैरह में जो दिखता है वो है एक कुबड़ वाला ऊँट। और दूसरा जो अरब कंट्री में जो दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं बैक्टेरियन। क्या कहते हैं, बैक्टेरियन, अर्थात वो है जो 2 कुबड़ का ऊँट है। किस प्रकार का ऊँट है, 2 कुबड़ वाला ऊँट है। और ये जो इस वर्ष का यानी वर्ष 2026 का जो ऊँट दिवस है उसका संदेश ये है कि ऊँट केवल एक पशु नहीं बल्कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उसके पुनर्करण का महत्वपूर्ण एक अंश है। इसलिए इसका संरक्षण करें, इसका संवर्धन करें, ये ऊँट के बारे में विशेष बात है। आगे चलते हैं, अपना टॉपिक संख्या 5 और वो है राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित। देखिए राष्ट्रमंडल खेल है वो अगले महीने वर्ष जो अपना 2026 में वो ग्लासगो में आयोजित होने जा रहे हैं। कहाँ पर, ग्लासगो में आयोजित होने जा रहे हैं। और इसके बारे में अब इससे संबंधित कुछ और विशेष बातें, जैसे राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन यानी राष्ट्रमंडल खेल है जो पहली बार कब आयोजित हुए, 1930 में हुए। कहाँ पर, हैमिल्टन कनाडा में ये हुए और उस समय इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। अब देखिए ये ब्रिटिश एम्पायर गेम क्या है, ये था राष्ट्रमंडल। नाम भी वैसे वो है कि जो इंग्लैंड का या फिर ब्रिटेन का जहाँ जहाँ पर राज्य रहा है, ऐसे ऐसे वो देश जहाँ पर इंग्लैंड का पहले राज्य रहा है उन सभी जो है राज्यों का एक संघ बना, अलग से राष्ट्रमंडल जिसे कहा गया। इसे पहले कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ठीक है। बाद में इसका नाम 1978 में इसको कर दिया गया जो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 2000 और 1978 से इसको कहा जाने लगा। अब और उस समय इसमें है कुल है जो 70 से अधिक देश है और इसमें क्षेत्र वो भाग लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रमंडल में जो इंग्लैंड के प्रभुत्व में जो पहले 70 देश रहे थे वो देश इसके अंदर अपना जो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो खेल है इसका हर वर्ष यानी कि 4 वर्षों के बाद में इसका आयोजन होता है। कितने वर्ष के बाद में, यानी कि ये 4 वर्ष के बाद में ये अब वर्ष 2026 में ये ग्लासगो में हो रहा है और इसके बाद में 2030 और 2030 में अपने भारत में होगा। और भारत में स्थान है अहमदाबाद। कहाँ पर होगा, अहमदाबाद में। ये 2030 का है वो भारत में है। अब इसमें इससे संबंधित एक विशेष जो इसमें एक प्रतियोगिता होती है वो इसकी क्या है, परंपरा है और उसको कहते हैं क्वींस और या किंग
बैटन रिले, ये इसमें एक प्रतियोगिता होती है, वो इसकी एक परंपरा के तहत मतलब वो इसमें शामिल की गई है। आगे है 2002 से इसमें पैरा एथलीटों को भी मुख्य प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया है। इससे पहले पैरा एथलीट है वो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन 2002 से उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब भारत के बारे में इससे संबंधित कथन ये है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया? 1934 में। और भारत, ये तो हो गया भारत ने भाग कब लिया, तो राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में भाग लिया, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले। तथा भारत ने अपने यहाँ पर पहला आयोजन कब किया? वो किया 2010 में। और किस स्थान पर? नई दिल्ली में किया। ठीक है ना, यानी कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया तो 1934। और भारत में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए? तो 2010। दूसरी बार कब आयोजित हो रहे हैं? तो वो हो रहे हैं 2030 में, यानी आज से लगभग 4 साल बाद में। अब देखिए आगामी राष्ट्रमंडल खेल है वो 2026 है। वो राष्ट्रमंडल कहाँ हो रहे हैं? ग्लासगो में हो रहे हैं। कब से कब तक है? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ये आयोजित किए जा रहे हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930, प्रथम मेजबान शहर